शामिल करते हैं अपनी बातचीत में। मिहिर, गुड मॉर्निंग। मिहिर, भारतीय बाजार अपने ऑल टाइम हाई से मेरे हिसाब से अंडर 5% दूर हैं। यूएस मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई से 30% दूर हैं। क्या शानदार प्रदर्शन है बाजार का भी और भारतीय इकोनॉमी का भी। आपको क्या लगता है ये जो स्ट्रेंथ है ये यहाँ से जारी रह सकती है या इवेंचुअली हमारी इकोनॉमी भी ग्लोबली जो स्लो डाउन की बात चल रही है उसकी आंच में हमें भी एक तरह से हिट आएगा? गुड मॉर्निंग, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर। देखिए, थोड़ा जो है हम कहेंगे मार्केट वेट एंड वॉच जोन में है एज पर माय ओपिनियन, क्योंकि जैसे आपने कहा कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है वो काफी ज्यादा है और ये अभी कम होने के आसार कम है, बिकॉज जिस तरह से यूक्रेन में सिचुएशन पैन आउट हो रहा है, ऑयल प्राइसेस, ओपेक भी बहुत ही टाइट रख रहा है सप्लाई को, और सबसे ज्यादा बड़ा वेरिएबल जो हमारे लिए ऑयल प्राइसेस है। तो इस तरह से लग रहा है कि जो ग्लोबल स्लोडाउन है खास करके डेवलप्ड मार्केट्स में वो काफी शार्प है और एक दो क्वार्टर लग रहा है कि पेन रहेगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसका इम्पैक्ट हमारे लिए दो तरह से नेगेटिव है। एक तो ऑयल प्राइसेस, इन स्पाइट ऑफ ग्लोबल स्लोडाउन ऑयल प्राइसेस नीचे नहीं आ रहे, और दूसरा हम ये देख रहे हैं कि बिकॉज ग्लोबल स्लोडाउन है एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, तो हमारी ट्रेड डेफिसिट बढ़ती जा रही है। तो जो ये कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स है और ट्रेड डेफिसिट प्लस ऑयल प्राइसेस हाई है, उसकी वजह से हमारा जो इन्फ्लेशन का सिचुएशन है, डोमेस्टिक डिमांड का सिचुएशन है, वो वीक हो सकता है। और आरबीआई ने इसको अच्छी तरह से एक्नॉलेज किया है और हम देख रहे हैं कि आरबीआई का भी जो रवैया है काफी हॉकिश है। तो एक दो क्वार्टर मुझे लगता है कि मार्केट में कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन जैसे आपने कहा चीप नहीं है, हमने काफी आउट परफॉर्म किया है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, और उसकी वजह से हम ये भी देख रहे हैं कि एफआईआईज की भी सेलिंग कुछ हद तक बंद नहीं हो रही है। तो वेट एंड वॉच रहे। डोमेस्टिक जो फंडामेंट्स है वो काफी स्ट्रांग है, कंजम्पशन अभी भी स्ट्रांग है, दिवाली का सीजन भी अच्छा होने के आसार हैं, जो पीएलआई स्कीम्स के उसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट अच्छी आ रही है। सो लॉन्ग टर्म स्टोरी बहुत ही इंटैक्ट है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच करना चाहिए। चीज आपसे और पता करनी थी, इस समय ना भारत एक नए फेज में जुड़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग वाले फेज में। बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि अब भारत आगे चल के अगले 5 साल में एक मैन्युफैक्चरिंग हब भी हो सकता है। ना केवल अपनी देसी डिमांड को पूरी करेगा बल्कि एक्सपोर्ट्स भी कर सकता है। इस सेक्टर को लेकर ना बहुत काम हुआ नहीं है, बहुत रिसर्च नहीं हुआ है, बहुत सारी कंपनीज की वैल्यूएशन को भी समझना बाकी है। आप इस पे कितनी तवज्जो, कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं और आपके पोर्टफोलियो में कितनी बड़ी जगह बना सकता है आगे चल के? तो ये जो थीम है, जैसे मैंने ब्रीफली मेंशन किया था, ये पीएलआई लिंक जो स्कीम्स हैं वो काफी इफेक्टिव हो रही हैं और उसकी वजह से काफी सारे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स, नॉट ओनली इंडियन प्राइवेट सेक्टर लेकिन ग्लोबल मल्टीनेशनल्स भी इंडिया में इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जो लो एंड मोबाइल फोन है उसके तो हम नेट एक्सपोर्टर्स हो चुके हैं। काफी सारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वो ग्रेजुअली इंडिया में बन रही है। एप्पल फोन भी इंडिया में बनने शुरू हुए हैं। पहले जो पुराने मॉडल थे वो बन रहे थे, अब तो लेटेस्ट मॉडल भी इंडिया में बनना शुरू हो गया है, एटलीस्ट असेंबल तो होना शुरू हो गया है। तो मेरे ख्याल से ये इंसेंटिव्स हैं नॉट ओनली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, बट हम देख रहे हैं केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, और गवर्नमेंट को ये सक्सेस टेस्ट हो चुका है। और जिस तरह से इंटरेस्ट आ रहा है, गवर्नमेंट इज ओपन टू द आइडिया कि ज्यादा से ज्यादा सेक्टर्स इसमें ऐड करते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से ये मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की जो थीम है वो बहुत ही स्ट्रांगली पैन आउट हो रही है। दूसरा एक बड़ा जो इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, जो डिफेंस को इंडिजिनाइज करना है, लोकल प्रोक्योरमेंट करनी है, जो ग्लोबल सप्लाईज आ रही है उनको भी बोल रहे हैं कि आप इंडिया में उसको मैन्युफैक्चर करना शुरू करें। तो ये भी एक बहुत बड़ी थीम है। तो इसमें जो सेगमेंट्स आते हैं, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, डिफेंस कंपनीज, वो हमारे जो पोर्टफोलियो में है एज ऑफ नाउ ओवरवेट है। हम काफी बुलिश हैं ये थीम पे, क्योंकि हमें लगता है कि जो नेक्स्ट 5 साल में जिस तरह का इन्वेस्टमेंट आ सकता है इंडिया में गवर्नमेंट के लोकल प्रोत्साहन से, और दूसरा जो मल्टीनेशनल देख रहे हैं कि चाइना में जो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, वो भी रिस्की हो रहा है। तो चाइना से बाहर निकलते हुए अगर आप देखें तो कोई बड़ा सप्लायर है तो वो इंडिया ही हो सकता है। वियतनाम, मलेशिया जैसी कंट्रीज हैं, लेकिन उनकी पॉपुलेशन कुछ नहीं है, 2 करोड़ 4 करोड़ 4 करोड़ 7 करोड़ जैसी जो पॉपुलेशन है ये सब कंट्रीज की, तो वो बहुत बड़ा चाइना को सब्स्टिट्यूट करने वाला बेस नहीं बना सकता। तो
मैन पावर अवेलेबिलिटी, यंग डेमोग्राफिक्स, जहाँ पे नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैन पावर मिलेगा, लेकिन एक बड़ी कंजम्पशन मार्केट ऑलरेडी खड़ी है, वो इंडिया ही है। और इसकी वजह से मुझे लगता है जो एफडीआई फ्लोज हैं, प्राइवेट इक्विटी फ्लोज हैं, वेंचर कैपिटल फ्लोज हैं, वो इंडिया में नेक्स्ट 5-10 साल के लिए बहुत स्ट्रांगली आते रहेंगे। और ये बहुत बड़ी थीम है और उस पर हम स्ट्रक्चरली ओवरवेट रहेंगे। आमिर, प्रियंका यार, नियरली 1 महीने पहले आपसे जब बात हुई थी, आपने 2-3 चीजें बहुत कैटेगोरिकली कही थी कि लोकल लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग है और एचएनआईज, रिटेल एचएनआई, ये सुबह हम डिस्कस भी कर रहे थे, अजय भी इस बात का मेंशन कर रहे थे कि वहां से बहुत अच्छा खासा पैसा पंप हो रहा है। उस वक्त आप ये बात कर रहे थे कि जो रैली है वो कंटिन्यूड रह सकती है और आपको लार्ज कैप काफी पसंद आ रहे थे। इस वक्त क्या व्यू बन रहा है? मिड कैप और स्मॉल कैप में लार्ज कैप के कंपेरिजन में ज्यादा एक्शन दिख रहा है, लेकिन इस वक्त किस तरह का एक्शन आप देख रहे हैं? मैं अभी भी लार्ज कैप्स को प्रेफर करूंगा, क्योंकि मिड और स्मॉल कैप्स में अगर एग्रीगेट लेवल पे देखें तो बहुत ज्यादा फ्रेंजी हो चुकी है। जो अगर आप लिस्ट बनाए स्टॉक्स की जो 30, 40, 50, 70 के पीई पे चल रहे हो, वो सारे स्मॉल कैप और मिड कैप्स में ही है। और इसकी वजह ये भी है कि जो लोकल पीएमएस स्कीम्स हैं, लोकल एआईएफ स्कीम्स हैं और सम ऑफ द मिड कैप फंड्स हैं, उसमें पैसे आ रहे हैं तो वो मनी उसको चेज कर रहा है। बट मुझे लग रहा है ये जो वैल्यूएशन है वो हमारे फेवर में नहीं है। लार्ज कैप्स में देखें तो एक बड़ा सेगमेंट है जो हमने डिस्कस किया, जो मैन्युफैक्चरिंग का और कंस्ट्रक्शन का, कैपिटल गुड्स वाला, वो सेगमेंट में अगर जो लार्ज कंपनीज देखें तो अभी भी रीजनेबली वैल्यूड है। और जो सबसे बड़ा सेगमेंट है इंडिया में विच इज फाइनेंशियल एंड बैंकिंग का, वो मोस्टली लार्ज कैप में ही रिप्रेजेंट हो रहा है। तो लार्ज कैप बैंकिंग जो स्टॉक्स है, खास करके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, वो अभी भी रीजनेबली वैल्यूड है। ग्रोथ ट्रैजेक्टरी बहुत ही स्ट्रांग दिख रही है नेक्स्ट 1-2 साल की अर्निंग्स की। तो जो बैंकिंग में अगर आपको प्ले करना है तो लार्ज कैप में ही करना पड़ेगा, क्योंकि छोटी बैंक जो है वो इतनी ऑप्शंस भी नहीं है और क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है काफी सारी जगह पे। तो मेरे ख्याल से लार्ज कैप्स ओवरऑल अभी काफी प्रेफर्ड है कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप्स। आपने डिफेंस स्पेस में अपना शेयर होल्डिंग पिछले कुछ महीनों में या क्वार्टर्स में बढ़ाई है क्या? क्योंकि एक तरफ तो नजर आ रही है उनकी कमेंट्री से कि उनकी ऑर्डर बुक्स भर रही हैं, बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दूसरी तरफ सरकार के ऑर्डर्स, ओवरसीज ऑर्डर्स भी अब डिफेंस के लिए आ रही हैं। ऐसा लग रहा है ये इंडियन डिफेंस का एक पूरा रेनेसा मूवमेंट है। हमने इतनी एक्टिविटी भारतीय डिफेंस स्पेस में देखी नहीं पहले कभी। क्या इस स्पेस पे आप रिसर्च कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं शेयर होल्डिंग वेरियस स्टॉक्स में? हाँ, हमारा ओवरवेट काफी टाइम से चल रहा है, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से हम ओवरवेट चल रहे हैं, क्योंकि ये जो अगर लार्ज कैप इंडेक्स में देखें तो ये सेक्टर रिप्रेजेंटेड है ही नहीं। तो जो भी हमारा जो 5 से 7% वेट है वो ऑफ बेंचमार्क वेट है, तो हम 4 to 5% हम काफी ओवरवेट उसको गिनते हैं इन टर्म्स ऑफ बुलिश पोजिशनिंग। तो हैविंग अ 4-5% वेट इन द लार्ज कैप फंड इज अ गुड ओवरवेट फॉर अस। तो उतनी हमारी एक्सपोजर है इसमें। आपको ये जो बार बार डर बाहर आ रहा है कि रेट्स या रेट हाइक साइकिल यूएस का वो ज़्यादा लंबा रह सकता है वर्सेस जो बाजार मान के चल रहा है, आपकी राय क्या है? अगले साल के मिड तक इन्फ्लेशन और उसकी वजह से रेट हाइक ट्रैजेक्टरी भी आपको रिवर्स होती हुई नजर आती है, या अभी यहां बैठ के कह नहीं सकते डेटा देखते हुए? अभी तो यही लग रहा है कि जो फेड है सारा पेन अपफ्रंट लेने को तैयार है, तो नेक्स्ट जो पॉलिसी है उसमें भी अच्छी खासी रेट हाइक हो सकती है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से यूक्रेन और यूरोप का हाल है और जिस तरह से स्लो डाउन हो रही है, शायद इतना ज्यादा पेन हो जाएगा नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में कि जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक से वो ईज ऑफ करना शुरू कर सकती है। तो मेरे ख्याल से मिडिल ऑफ नेक्स्ट ईयर से मेरे ख्याल से जो रेट साइकिल है वो फ्लैटन आउट होनी चाहिए, और मे बी एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर से शायद कट का भी आसार हो सकता है। राइट, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। वेरी क्विकली, बस जाते आते बहुत क्विकली आपसे समझना चाहेंगे, अभी भी क्या आप आईटी को अवॉइड कर रहे हैं? आईटी में हम अंडरवेट थे लास्ट पिछले कई महीनों से, लेकिन अब काफी रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस हो चुकी है। तो अगर हम लार्ज कैप आईटी देखें तो उसमें वैल्यूएशंस अभी रिलेटिवली रीजनेबल हो चुके हैं। तो अंडरवेट नहीं तो न्यूट्रल का स्टांस हम बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर आज समय देने के लिए और ये सारी वैल्यूएबल इनसाइट्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। तो फिलहाल थोड़ा सा व्यू तो आईटी पर चेंज किया है आमिर ने भी, लार्ज कैप आईटी पे इनफैक्ट व्यू चेंज हुआ है। इस बीच